हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक देखिए हमने 28 वीडियोस को अपलोड कर दिया था यार। तो मेक श्योर कि ये सारे वीडियोस देखो। और ये मैं वन ऑफ द बेस्ट कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ, बिलीव मी। आप जावा में मास्टरी कर लोगे। तो पिछले कुछ वीडियोस से हम लोग ऊप्स की बात कर रहे हैं, जावा में ऊप्स क्या होता है, हम लोग क्यों ऊप्स को फॉलो करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था ऑब्जेक्ट हम लोग किस तरह से बनाते हैं, फंक्शंस किस तरह से बनाते हैं, और उस पर हमने कुछ बेसिक एग्जाम्पल यहाँ पर किए थे जो आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करेगा। तो अगर आपके पास अभी भी कुछ डाउट है ना, तो आप अपने डाउट को बचा के रखो यार। ऑटोमेटिक आपका डाउट आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक अगर मैं जावा का सिंपल प्रोग्राम भी लिखता हूँ तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इसीलिए मैं अक्सर स्टूडेंट को बोलता हूं कि वो सी प्लस प्लस पढ़ लें जावा पढ़ने से पहले। क्योंकि जब आप सी प्लस प्लस पढ़ते हो तो ना केवल आप सी प्लस प्लस सीख रहे होते हो, बल्कि आप जावा भी सीख रहे होते हो। तो अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ ली तो जावा सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आप सी प्लस प्लस सीखना भी चाहते हो तो हमने ये सी प्लस प्लस का कंप्लीट कोर्स बना करके अपलोड कर दिया है, जिसमें 109 वीडियोज़ हैं। आप इसको एक्सेस करो और इन सारे वीडियोज़ को देखो। सी प्लस प्लस में भी आप मास्टरी कर लोगे। ओके, तो अभी आज मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल फिर से करने वाला हूं। कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पर रिवाइज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने सिंपल एक स्टूडेंट क्लास बनाई है और इसके अंदर हमने तीन वेरिएबल्स बनाए हैं, रोल नंबर, नेम, फी। तो इनको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, यानी इंस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। यानी कि इन्हें हम बोल रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इसका मतलब ये जो वेरिएबल्स यहाँ पर हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट को, इंस्टेंस को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अभी यहाँ पर हमने कुछ फंक्शंस भी बनाए हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर मेन फंक्शन बनाता हूँ। ध्यान रखना, इस बार मैं मेन फंक्शन इसी क्लास के अंदर बना रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा वायर्ड मेन और स्ट्रिंग का अरे यहाँ पर मैं पास कर दूँगा। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब क्या है उसको समझिए। तो हम लोग जब लोग यहाँ पर मेन फंक्शन बनाए तो हम लोग इस क्लास का क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, इस तरह से। तो हमने s1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। इसी तरह से लेट से हम लोग कुछ और ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं, s2 बना लेते हैं, s3 बना लेते हैं। तो हमारे पास दो और ऑब्जेक्ट बन गए, s2 s3। अब देखिए कि जब हमने S1 ऑब्जेक्ट बनाया तो इस S1 के अंदर ये तीनों वेरिएबल्स होंगे, इस S2 के अंदर ये तीनों वेरिएबल्स होंगे, इस S3 के अंदर ये तीनों वेरिएबल्स होंगे। ओके, इस S3 के अंदर ये तीनों वेरिएबल होंगे। तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। चलिए S1 S2 S3 का हम लोग मेमोरी डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने बनाया है, जो S1 है उसके अंदर भी रोल नंबर, नेम, फी है। S2 जो है उसके अंदर भी रोल नंबर, नेम, फी है। और जो S3 है उसके अंदर भी रोल नंबर, नेम और फी है। लेकिन आप यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना कि जो S1 के अंदर रोल नंबर है, जो S2 के अंदर रोल नंबर है, जो S3 के अंदर रोल नंबर है, ये तीनों अलग अलग हैं। इस बात को आपको समझना है। जो ये नेम वेरिएबल S1 के अंदर है, S2 के अंदर है, S3 के अंदर है, ये तीनों अलग अलग हैं। इनकी अलग अलग कॉपी है हर डिफरेंट ऑब्जेक्ट में। जो ये फी वेरिएबल है तीनों में, ये तीनों अलग अलग हैं। यानी कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे स्टूडेंट क्लास का, उस स्टूडेंट क्लास के अंदर ये तीनों, उस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर ये तीनों वेरिएबल होंगे और वो सेपरेट होंगे, उनको अलग मेमोरी मिलेगी। इस बात को आपको समझना है। और इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। और इसीलिए अगर देखिए, अगर मैं लिखूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ रोल नंबर लिखूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये रोल नंबर कौन से वाले ऑब्जेक्ट का है? ये रोल नंबर हमारे S1 का है कि S2 का है कि S3 का है, किसका है? हम नहीं बता सकते। और इसीलिए तो हम इनको इस तरह से डायरेक्ट एक्सेस करते भी नहीं हैं। अगर हम इनको एक्सेस कर सकते हैं तो हम लोग इनको ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट ऑपरेटर लगा करके करते हैं। तो जैसे हम लोग लिखते हैं S1 डॉट रोल नंबर, तब हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो रोल नंबर है हमारे S1 ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, हमारे S1 ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। इसका मतलब जो यहाँ पर हमने रोल नंबर लिखा, हम इस वाले रोल नंबर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम S1 के साथ में यूज़ कर रहे हैं।
और इस तरह से हम लोग जो ये रोल नंबर तीनों ऑब्जेक्ट के अंदर बने हैं उनको हम डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। जब हम S2 डॉट रोल नंबर लिखेंगे तो S2 के अंदर जो रोल नंबर है उसकी हम लोग बात करते हैं। जब हम लोग लिखेंगे S3 डॉट रोल नंबर तो जो रोल नंबर वेरिएबल S3 के अंदर है हम उसकी बात कर रहे हैं। और इसीलिए जो यहाँ पर हमने वेरिएबल्स बनाए हैं इनको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। जावा में कुछ ऐसे भी वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करते हैं, जिनको हम अपने आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि इनको हम इंस्टेंस वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं। ओके, इसी तरह से हमने बनाया है इंस्टेंस फंक्शन। ये फंक्शन क्या कर रहे हैं कि सिंपली इन फंक्शन में मैं वैल्यू को पास कर रहा हूँ और जो भी वैल्यू मैं पास करूँगा वो आर में आएगा और आर से हमारे इस रोल नंबर में चला जाएगा। तो अगेन यहाँ पर आप देखिए हमने लिखा है रोल नंबर इक्वल टू आर। ये रोल नंबर किसका माना जाएगा? इस समय आप नहीं बता सकते कि ये रोल नंबर किसका है। ये वाला जो रोल नंबर लिखा है ये S1 ऑब्जेक्ट का है कि S2 का है कि S3 का है। इन S1, S2, S3 ऑब्जेक्ट्स में से ये रोल नंबर किस ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है आप नहीं बता सकते। तो आप कैसे बताओगे कि ये रोल नंबर किस वाले ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है? तो जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा ये रोल नंबर उसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग करेगा, है ना। तो देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। एक S1 ऑब्जेक्ट बनाया। अब जो S1 ऑब्जेक्ट बना इसके अंदर ये 3 इंस्टेंस वेरिएबल हैं, इनमें मुझे वैल्यूज़ को रखना है। अब वैल्यूज़ को रखना है तो हमने फंक्शन बनाए हैं जो फंक्शन क्या करेंगे, वैल्यूज़ को रखेंगे। तो चलिए हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लिखते हैं S1 डॉट करके इस सेट रोल नंबर फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या पास कर दिया, लेट से 1 पास कर दिया। अब जब हमने S1 का यूज़ करके सेट रोल नंबर को कॉल किया तो इस सेट रोल नंबर के अंदर जो भी हमने इंस्टेंस वेरिएबल यूज किए होंगे, जैसे यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर को यूज किया है, तो ये रोल नंबर इस S1 ऑब्जेक्ट का माना जाएगा क्योंकि S1 ने सेट रोल नंबर फंक्शन को कॉल किया है। और यहाँ से हमने 1 पास कर दिया तो ये 1 इस R में चला जाएगा और इस R से इस रोल नंबर में कॉपी हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इनको भी हम लोग इंस्टेंस मेंबर फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट से संबंधित होते हैं। जिसके लिए कॉल होंगे उसी के मेंबर्स यहाँ पर माने जाएंगे। समझ में बात आ रही है आपको? चलिए एक फंक्शन हमने यहाँ पर और बनाया है शो ऑब्जेक्ट, इसको भी मैं कॉल करता हूँ S1 का यूज करके। मैंने लिखा S1 डॉट, इसको हमने क्या कॉल कर लिया। अब यहाँ पर बताइए ये फंक्शन जो शो ऑब्जेक्ट फंक्शन है ये कौन कौन से इंस्टेंस वेरिएबल को यूज कर रहा है? तीनों को यूज कर रहा है, रोल नंबर को भी, नेम को भी, फी को भी। तो क्योंकि S1 ने इस शो ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल किया तो इस शो ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये तीनों मेंबर इंस्टेंस मेंबर हैं ये S1 के माने जाएंगे, है ना। अगर मैं इस टाइम पर इस प्रोग्राम को रन करूं तो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट बनेंगे और उसके बाद S1 के रोल नंबर में 1 चला जाएगा और फिर वहाँ से हम प्रिंट कर रहे हैं तो रोल नंबर, नेम और फ़ी की वैल्यू प्रिंट होगी। अब जो S1 ऑब्जेक्ट है उसके हमने नेम में और फ़ी में कुछ भी नहीं रखा है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जावा में होती है वो वैल्यू यहाँ पर दिखेगी हमें। तो चलिए, लेकिन जो रोल नंबर है वो 1 दिखेगा, है ना, क्योंकि हमने 1 उसमें सेट कर दिया है फंक्शन को कॉल करके। तो मैं लिखता हूँ जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा। ओके, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया, हमको लिखना है जावा सी। ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुल और कंपाइल होने के बाद हम लोग इसको सिंपली रन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर रोल नंबर की वैल्यू क्या प्रिंट है, 1, और उसके बाद नेम की वैल्यू नल है, फी की वैल्यू 0 है। ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जा रही हैं। तो यहाँ पर 1 देखिए सेट हो गया है ना। तो अब आपको समझ में आया कि देखिए यहाँ पर जो ये 3 वैल्यूज प्रिंट हैं ये कौन से वाले ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू है, S1 के, है ना, क्योंकि S1 ने शो ऑब्जेक्ट को कॉल किया था। अच्छा बताइए, अगर मैं S2 डॉट करके इस शो ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल कर लूँ तो क्या प्रिंट होना चाहिए बताइए। अब जो ये S2 ऑब्जेक्ट हमने बनाया ये अब इस टाइम पर S2 ने शो ऑब्जेक्ट को कॉल किया तो इसके अंदर जो ये
इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं ये S2 के माने जाएंगे, क्योंकि अब S2 ने कॉल किया है। तो जिस टाइम पर जो भी ऑब्जेक्ट कॉल करेगा इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को, उसके अंदर यूज किए गए इंस्टेंस वेरिएबल उसी ऑब्जेक्ट के माने जाएंगे जिसने कॉल किया है उनको। तो S2 ने जब सो ऑब्जेक्ट को कॉल किया तो वो S2 के अंदर जो ये इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, और S2 का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसके इंस्टेंस वेरिएबल में अभी हमने कोई वैल्यू को रखा नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उनकी वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको पता है, इंटीजर के लिए 0 होता है, फ्लोट या डबल के लिए 0.0 होता है, स्ट्रिंग के लिए नल होता है। मैं रन करता हूँ, यहाँ नीचे देखिए S2 के जो इंस्टेंस वेरिएबल है या मेंबर वेरिएबल है उनमें क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट है। आपको ये बात समझ में आई कि हम लोग इनको इंस्टेंस मेंबर फंक्शन और इंस्टेंस वेरिएबल क्यों बोलते हैं। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको अभी यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो रही, गार्बेज नहीं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो अगर आपको वैल्यू रखना है तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है, आप इन फंक्शन को कॉल कर लो, है ना। जैसे S1 के लिए रोल नंबर को कॉल किया था, S1 के लिए आप क्या कर लो, सेट नेम फंक्शन को कॉल कर लो। सेट नेम को कॉल करो और इसमें एक स्ट्रिंग पास करो, मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ मुनी, और उसके बाद सेट फी फंक्शन को कॉल करो S1 के लिए, है ना। क्या करोगे आप, S1 के लिए सेट फी फंक्शन को कॉल करो और फीस यहाँ पर पास कर दो, जो कुछ भी हो। लेट से मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ लेट से 4.4, इस तरह से ये डबल वैल्यू हमने पास कर दी। तो S1 के जो अंदर मेंबर्स हैं उनमें हमने तीनों वैल्यू सेट कर दी। तो जब मैं S1 के लिए इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो S1 के अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू ये यहाँ पर प्रिंट कर देगा, है ना। तो फिर से मैं एक बार अपने प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर देता हूं। जब भी आप चेंज करेंगे तो आपको कंपाइल करना यहाँ पर मस्ट है, ओके। और रन करिए, देखिए 1 मुनी एंड इतना, ये सारी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। इसी तरह से अगर आपको S2 के ऑब्जेक्ट में वैल्यूज़ को क्या करना है, रखना है, तो आप S2 के लिए उन सारे फंक्शन को कॉल करो, S2 डॉट करके कॉल करोगे, है ना। यहाँ पर आप 2 पास कर दीजिए, यहाँ पर लेट से आप इस तरह से रवि पास कर दीजिए, और यहाँ 4.5 की जगह पर 5.5 पास कर दीजिए, और S2 के लिए सारी चीज़ें कर लीजिए, S2 के लिए सारी वैल्यू प्रिंट कर लीजिए। इसी तरह अगर आपको S3 में भी वैल्यूज़ को रखना है तो S3 के लिए सारे इंस्टेंस फंक्शन को कॉल करो, है ना। यहाँ पर आप 3 को पास करो, यहाँ पर आप सैम पास करो, और यहाँ पर लेट से कुछ दूसरी वैल्यू पास कर दो, 6.6 पास कर दो, इस तरह से। तो सारा डेटा आपका यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। सारी चीज़ देखिए, सब S1 S2 S3 के लिए यहाँ पर प्रिंट हो गई हैं, है ना। अब आप यहाँ पर एक बात सोच के बताइए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इन मेंबर फंक्शन को, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को कॉल करके वैल्यू को रख रहे हैं। ये अभी क्या है, ये अभी पब्लिक है ना। अगर मैं इनको यहाँ पर प्राइवेट कर दूँ, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इनको यहाँ पर प्राइवेट भी कर दूँ तो भी मैं इनको यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। क्यों, प्राइवेट चीज़ों को हम उसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, है ना। देखना है आप, फिर से मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, और कंपाइल करने के बाद मैं रन कर देता हूँ। देखिए सारी चीज़ें प्रिंट हो गई हैं, है ना। मैं यहाँ पर लेट से वैल्यू चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि कॉल हुआ कि नहीं। कॉल अगर नहीं होता तो वो एरर जनरेट कर देता, ओके। ये देखिए यहाँ पर 1 प्रिंट है। अच्छा एक बात बताइए, हमने यहाँ पर इनको प्राइवेट किया, अगर मैं यहाँ पर इनको प्रोटेक्टेड कर दूँ तो, हाँ, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या डिफ़ॉल्ट कोई भी चीज़ हो, उनको हम हमेशा उनके क्लास के अंदर से, उसी क्लास के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। देखिए सारी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, ओके। अच्छा अभी ये प्रोटेक्टेड है ना। तो मैं इसको ना अभी मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट कर देता हूँ, जैसे हमने पहले प्राइवेट किया था। तो अभी क्योंकि हम इन फंक्शंस को उसी क्लास के अंदर हमने मेन फंक्शन बना के इनको एक्सेस किया है ना, तो मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ, है ना। अच्छा बताइए, अगर मैं ये जो मेन फंक्शन है किसी दूसरी क्लास के अंदर बना दूँ, जैसे मान लीजिए ये जो हमारी क्लास है, इस क्लास को मैं यहाँ पर लेट से इंड कर देता हूँ, इस क्लास को हमने इंड कर दिया, और एक मैं यहाँ पर क्लास और बना लेता हूँ लेट से टेस्ट स्टूडेंट नाम से, ये वाली हमने क्लास बना ली, या हमने एक दूसरी क्लास बना ली।
है ना, एक ही जावा फाइल में। तो ध्यान रखना इसको, जो ये मेन फंक्शन वाली क्लास है इसको आपको बना दीजिए पब्लिक, है ना। तो इसी क्लास को आपको रन करना है। अब इसको मैं एक बार ना क्या कर लेता हूँ, मैं सेव कर लेता हूँ। ये जो यहाँ पर है टेस्ट स्टूडेंट, मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और जो ये स्टूडेंट है इस डॉट क्लास फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से रीनेम कर देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, अब इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। जिस क्लास में मेन फंक्शन है उसी क्लास को आपको रन करना है। ओके, तो देखिए क्या मैं इस बार अगर मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करूं और इस बार हमें रन करने के लिए क्या यूज़ करना, कौन सी क्लास को कंपाइल करना है, टेस्ट स्टूडेंट को, टेस्ट स्टूडेंट क्लास को कंपाइल करना है। तो वो एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है आप देखिए इतना, हैज़ प्राइवेट एक्सेस, हैज़ प्राइवेट, सब वो कह रहा है ना कि प्राइवेट एक्सेस, आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट हैं। तो अब आपको इनको क्या बनाना पड़ेगा, पब्लिक बनाना पड़ेगा, है ना। अभी आपको इनको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा। और फिर से आप कंपाइल करिए, देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और रन करना है। फिर से आप इनको रन करिए, ये देखिए हमारा रन हो गया। इस क्लास को जिसको मुझे रन करना है उसको हमने पब्लिक बना दिया था। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इस क्लास को भी मैं पब्लिक बना देता हूँ। ओके, पब्लिक बनाने के बाद फिर से मैं कंपाइल करता हूँ अपनी चीज़ों को और जैसे मैंने कंपाइल किया तो क्या कह रहा है, एरर क्लास स्टूडेंट इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर इन द फाइल नेम्ड एज स्टूडेंट डॉट जावा। और यहाँ पर ये दिखा रहा है एरर। ये क्या कह रहा है बेसिकली, देखिए कि एक ही जावा फाइल में, ये देखिए एक जावा फाइल है ना, एक ही फाइल है, उस फाइल में हम किन्हीं दो क्लास को ना पब्लिक नहीं बना सकते। तो जिस क्लास को आपको रन करना है उस क्लास को आपको पब्लिक बनाना पड़ेगा। देखिए आप इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको आप डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए। ओके, जो ये हमारे पास क्लास होती है ना आउटर क्लास, अगर एक क्लास के अंदर हम दूसरी क्लास बना दें तो उसे हम बोलते हैं इनर क्लास। तो जो ये आउटर क्लास होती है ना, या तो पब्लिक हो सकती हैं या तो डिफ़ॉल्ट हो सकती हैं। जब हम यहाँ पर पब्लिक नहीं लिखेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट होंगी। तो ये हमारी जो क्लास है टेस्ट स्टूडेंट, ये पब्लिक क्लास है और स्टूडेंट ये डिफ़ॉल्ट है ना। तो आउटर क्लास या तो पब्लिक या तो डिफ़ॉल्ट ही हो सकती है। तो आपको ये बात समझ में आई कि एक ही जावा फाइल में हम दो क्लास को पब्लिक नहीं रख सकते। तो जिस क्लास को आपको रन करना है उसको आप पब्लिक रखिए। ओके, हाँ, अलग अलग हमारे पास अगर जावा फाइल होती, मान लीजिए इस स्टूडेंट क्लास को मैं इस फाइल में बनाऊं, मेरे पास कोई एक और फाइल होती उसमें अगर मैं दूसरी क्लास ये क्लास बनाता तो हम उन दोनों फाइल में पब्लिक क्लासें रख सकते हैं। एक ही जावा फाइल में दो पब्लिक क्लास हम लोग नहीं रखेंगे। समझ बात आई? सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट है देखिए है इतना ही, अब आपको इसको यूज़ करना आना चाहिए। तो अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल्स बताए हैं लास्ट वाले, उन एग्जाम्पल्स को आप देखो, उन एग्जाम्पल्स को आप एक्सप्लोर करो। और स्पेशली ये जो लास्ट वाले एग्जाम्पल अभी हमने बनाए हैं, एक्सप्लोरिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट ऊप्स कॉन्सेप्ट इन जावा, ये एग्जाम्पल जो हमने किया था, फिर उसके बाद प्रैक्टिस एग्जाम्पल हमने ऊप्स किया था, ये तो बहुत ही अच्छा था। कॉन्सेप्ट वाइज ये ऊप्स देखिए ऐसा ही है, इतना ही है। कुछ नए नए फीचर्स आएंगे जिनको हम यूज़ करना, जिनको किस तरह से यूज़ करते हैं हम सीख लेंगे। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, कब हम फंक्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं, कब नहीं कर पा रहे हैं, कब हम उसको किस क्लास से एक्सेस कर पाएंगे, किस क्लास से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और उन सारी चीज़ों को सीखने के लिए अभी 2-4 वीडियोज़ और आएंगे, पैकेज का कॉन्सेप्ट आएगा और उसके बाद फिर सिंपल वही सारी चीज़ें, अगर आपने C++ पढ़ी है तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी आप पढ़ोगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू।